फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि कोरोना से सभी अच्छे और खुशहाल होंगे। हाँ, तो हम आज शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर भी आपको सभ्यता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको सभ्यता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको सभ्यता दिखाई दे रहा है। तो आखिर में ये सभ्यता क्या होती है? तो सभ्यता या इसे बोलते हैं अपन संस्कृति, संस्कृति या सभ्यता। इसे अपन संस्कृति या सभ्यता बोलते हैं। या ये किसी भी राष्ट्र या देश की जो संस्कृति और सभ्यता होती है वो उसके सामाजिक विकास, उसके आर्थिक विकास, उसके धार्मिक विकास पर निर्भर करती है। या अपन एक शब्द में बात करें तो इसका जो वेशभूषा और उसके जो रहन सहन होता है उसे बोलते हैं अपन संस्कृति। तो यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता के बारे में अपने देखा। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक शब्द और दिखाई दे रहा होगा कि हड़प्पा। एक शब्द आपको और दिखाई दे रहा है हड़प्पा। तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था। ये क्या था? प्रथम स्थल था। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब आपके सामने एक शब्द और आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता थी जो जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है, सिंधु नदी, उसके आसपास ये सभ्यता का विकास हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब आपको इसके बाद दो चार चीज़ें और आपको बताने का प्रयास करूँगा कि विश्व की जो अधिकांश सभ्यता होती हैं, वो हमेशा नदियों के किनारे पर पाई जाती हैं। नदियों के किनारे पाई जाती है। जैसे अपन बात करेंगे कि मिस्र सभ्यता ये आपको नील नदी के किनारे पर दिखाई देगी। और बात करेंगे अपन चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता आपको हांगो नदी के किनारे पर दिखाई देगी। और आप बात करेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये आपको जो दजला और फरार नदियों के किनारे पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार जो भारतीय सभ्यता है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी के किनारे पर दिखाई देती है। इसलिए ये भी एक सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि जो विश्व की अधिकांश सभ्यताएं वो हमेशा नदियों के किनारे पर क्यों पाई जाती हैं? हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक भारतीय सभ्यता है, ठीक है, और ये भी एक नदी के किनारे पर बसी हुई है। जैसे अपन मिस्र की सभ्यता की बात करें तो वो नील नदी के किनारे पर बसी हुई है। जैसे अपन चीन की सभ्यता की बात करें तो वो हांगो नदी के किनारे पर बसी हुई है। और अपन बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता या ईरानी सभ्यता है या सुमेरी सभ्यता है, वो आपको दजला और फरार नदियों के किनारे पर दिखाई देगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये अधिकांश सभ्यताएं वो हमेशा नदियों के किनारे पर ही क्यों पाई जाती हैं? तो नदियों के किनारे पर जो विश्व की अधिकांश सभ्यताएं वो इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती हैं वो हमेशा नदियों के किनारे पर पाई जाती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता की बात करें तो क्या होता है? एक तो भैया खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती हैं। और नदियों के किनारे पर आपको स्वच्छ पानी दिखाई देगा, ताज़ा पानी दिखाई देगा। और उसके किनारे पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जैसे वो जानते हैं बांगर और खादर, तो खादर होती है वो क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है और बांगर होती है वो कम उपजाऊ होती है। तो नदियों के किनारे पर आपको एक तो उपजाऊ मिट्टी दिखाई देगी, इसलिए वहाँ पर जो कृषि का उत्पादन भी ठीक ठाक तरीके से होता रहता है। तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है इसलिए वो नदियों के किनारे पर क्या करते हैं? अपन नदियों के किनारे पर पूरी होती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर जो विश्व की अधिकांश सभ्यताएं वो नदियों के किनारे पर पाई जाती हैं। अब अपन बात करेंगे कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो
तो कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने देखा था पाषाण काल, उसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल देखा था, उसके बाद अपन बात करेंगे कांस्य काल। तो कांस्य काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। उसके बाद जो लौह युग आ जाता है उसमें अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वो सभ्यता क्या होती है? तो सभ्यता क्या होती है? किसी भी देश या किसी भी समाज की जो सभ्यता होती है वो उसकी धार्मिक स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिति और उसकी सांस्कृतिक स्थिति पर निर्भर करती है। या और इसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा क्यों इसका नाम कहा गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया था? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर इसका जो विकास हुआ था इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद या इस सभ्यता के लगते ही मानव ने कांस्य का प्रयोग शुरू कर दिया था, इसलिए इसे बोलते हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक जानकारी। अब हम बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक जानकारी। ऐतिहासिक जानकारी के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे इसकी खोज। इसकी खोज किसने हुई थी? तो खोज के बारे में अपन बात करेंगे। तो प्रारंभ में ये हड़प्पा सभ्यता थी वो एक टीले के रूप में थी। प्रारंभ में ये हड़प्पा सभ्यता थी वो एक टीले के रूप में थी। और सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे कार्ल मेंशन नामक एक व्यक्ति थे या एक इतिहासकार थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में एक बात कही थी कि इस टीले में एक सभ्यता दबी हुई है। इस टीले में एक सभ्यता दबी हुई है। लेकिन ये जो कार्ल मेंशन नामक व्यक्ति थे वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए थे या इसके महत्व को नहीं समझा पाए थे कि इसके अंदर वास्तव में एक सभ्यता दबी हुई है। उसके बाद बात करते हैं अपन 1853 ईस्वी में पाकिस्तान में 1853 ईस्वी में पाकिस्तान में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इस लाइन को बिछाने वाले दो व्यक्ति थे, दो भाई थे। उनका नाम है, एक का नाम था विलियम राइट और एक का था जॉन राइट। विलियम राइट और जॉन राइट नामक दो भाई थे। और भारत में 1853 में यह बात करें ये उस समय का भारत था और वर्तमान में क्या है पाकिस्तान। लाहौर और कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और उस समय पर क्या था? भारत, क्योंकि पहले पाकिस्तान था वो भारत का ही हिस्सा था। तो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इस रेलवे लाइन को एक नाम थे विलियम राइट और एक नाम था जॉन राइट। दो भाई थे इस लाइन को पूरा कराने का कार्य कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या था, एक हड़प्पा है पाकिस्तान का, एक नाम है या एक स्थान है हड़प्पा, वहाँ पर रेलवे का लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसी के आसपास में कुछ मटेरियल की कमी पड़ गई थी। उसी के आसपास में कुछ मटेरियल की कमी पड़ गई थी। इस लाइन की बिछाई जा रही थी, उसके काम में कुछ मटेरियल की कमी पड़ गई थी। इसलिए इन दोनों भाइयों ने फैसला किया था कि इस टीले को खुदवाया जाए। इस टीले को खुदवाया जाए। जब इस टीले को खुदवाया गया था तो इसमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य निकलने लगे थे। उसके बाद जो सभी पुरातात्विक इतिहासकार थे उन सभी का ध्यान इस टीले की ओर चला गया कि इसके अंदर आखिर क्या है, क्या पुरातात्विक साक्ष्य, कौन कौन से इसमें साक्ष्य हैं। तो इस तरीके से इसके खोज का जो कार्य प्रारंभ हो गया। और उस समय अंग्रेजी सरकार चल रही थी तो उन्होंने यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग की स्थापना की और इसके प्रथम महानिदेशक
अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। इसके जो प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जांच पड़ताल की, इसका अवलोकन किया, लेकिन वो सही से इसका अवलोकन नहीं कर पाए थे। वो इसके महत्व को नहीं समझा पाए थे, महत्व को नहीं समझा पाए थे, अर्थात वो ये नहीं बता पाए थे कि इस टीले के अंदर एक बहुत ही विशाल, एक पूर्णतः विकसित और एक नगरीय सभ्यता छुपी हुई है। इसलिए 1920 ईस्वी में इसके जो महानिदेशक बनाए गए थे वो सर जॉन मार्शल बनाए गए। सर जॉन मार्शल बनाए गए। सर जॉन मार्शल को 1920 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया और उन्होंने इस टीले का बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी खुदाई या इसकी खोज का कार्य प्रारंभ किया और उन्हीं के नेतृत्व में दो व्यक्ति थे। एक का नाम है आपका दयाराम साहनी और एक का नाम है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इन दोनों व्यक्ति ने राखलदास बनर्जी ने 1921 में और दयाराम साहनी ने 1921 में और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। तो हमने क्या देखा था कि प्रारंभ में क्या था, हड़प्पा एक टीले के रूप में था और सबसे पहले 1926 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें एक सभ्यता के छुपे होने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाए थे कि आखिर इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। उसके बाद 1853 ईस्वी में जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस लाइन को बिछाने वाले दो व्यक्ति थे, एक था विलियम ब्राइट और एक थे जॉन ब्राइट। उन दोनों व्यक्ति लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, तभी हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ मटेरियल की या कुछ ईंटों की कमी पड़ गई थी, इसलिए इस टीले को खुदवाया गया था और खुदवाने के दौरान कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लगे थे। इसलिए सभी इतिहासकारों का जो ध्यान था वो इस टीले की ओर गया और इसी के संरक्षण के लिए या इसके बचाव के लिए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई और उसका प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जो खोज की थी या इसकी जो अवलोकन किया था, लेकिन वो सही से अवलोकन नहीं कर पाए, अर्थात वो ये नहीं बता पाए थे कि इसके अंदर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही पूर्ण रूप से विकसित और एक नगरीय सभ्यता छिपी हुई है। इसलिए इसके उपरांत 1920 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को इसकी दूसरी महानिदेशक बनाए गए थे और उन्हीं के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ को आपको ऑप्शन मिलेगा क्या नाम है, दयाराम साहनी, या आपको ऑप्शन मिलेगा राखलदास बनर्जी। ये आपको हो सकता है कि दोनों ऑप्शन मिले, या हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन मिले। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमने किस तरीके से की गई थी और किन किन व्यक्तियों में इसकी खोज की गई थी ये हमने देखा। और इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी वो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो या तो आर्य सभ्यता है या उसे बोल देते हैं अपन वैदिक सभ्यता है। लेकिन वर्तमान में हकीकत क्या है कि भारत की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इतनी बातें आपकी समझ आ गई। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं अब हमने ऐतिहासिक जानकारी देखी, इसके बाद देखते हैं हम
कि इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, या जो हड़प्पावासी थे या जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आखिरकार कौन थे, कहाँ से आए थे, ये अपन देखने के बारे में जानें। तो इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तो इसके कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है कि आखिरकार ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग या इन्हें बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के लोग कौन थे, और इनके निर्माण के बारे में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है इसके प्रमाणिक साक्ष्य? तो इसका आपको आंसर ये है कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सतत या क्रमिक विकास को नहीं दर्शाती है, विकास को नहीं दर्शाती है, क्रमिक विकास को नहीं दर्शाती है। अर्थात जिस प्रकार से अपन जानते हैं कि जो मानव का विकास हुआ था, अपन जानते हैं कि मानव का विकास किसमें से हुआ था, जल में से हुआ था। सबसे पहले क्या था, एक घास थी, उसके बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे प्रवाल व्यक्तियाँ बनी, प्रवाल व्यक्तियों में से अपन जानते हैं छोटी छोटी मछलियाँ बनी, मछलियों में धीरे धीरे क्या हुआ था, बड़ी मछलियाँ, बड़ी मछलियों में से क्या बोलते हैं, रेंगने वाले जीव, कछुआ वगैरह जो जल और थल में दोनों में रहते थे। उसके बाद अपन जानते हैं बंदर, और बंदरों में से धीरे धीरे क्या बना, मानव। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, मानवों के निर्माण या मानव की बात करें तो मानव कहाँ से हुए थे या मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो इसी प्रकार से अपन बात करें तो इनका जो क्रमिक विकास था वो नहीं दर्शाता। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से विकसित एवं नगरीय सभ्यता थी, पूर्ण रूप से विकसित एवं नगरीय सभ्यता थी। अर्थात इसके जो क्रमिक विकास की धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ था इसके साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं। ये पूर्ण रूप से जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो पूर्ण रूप से विकसित और एक नगरीय सभ्यता को दर्शाते हैं। इसलिए इसके जो निर्माण के कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य अपन को अभी तक नहीं मिले। लेकिन फिर भी आपके सामने तीन मत आते हैं, तीन मत आते हैं। सबसे जो पहला मत आता है वो एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, जो दूसरी मान दे सकते हैं, जॉन मार्शल। और जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति थे वो थे T.N. रामचंद्रन, S.R. राव। और तीसरे नंबर के जो व्यक्ति, तीसरे इतिहासकार थे या तीसरे पक्ष में जो व्यक्ति थे वो थे एक तो राकलदास बनर्जी एवं एक थे एस कुमार चटर्जी। तो जो जॉन मार्शल थे उन्होंने बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने बताया कि ये के सुमेरियन, कौन थे, सुमेरियन। और जो T.N. रामचंद्र और S.R. राव थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बताया था कि ये आर्य थे, क्या थे, आर्य। और इन्होंने बताया था कि ये द्रविड़ थे, ये कौन थे, द्रविड़। तो इसके सामने तीन मत आते हैं कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सुमेरियन बताया था, और T.N. रामचंद्र एवं S.R. राव थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आर्य कहा। राकलदास बनर्जी एवं S. कुमार चटर्जी थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को द्रविड़ कहा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये सुमेरियन कौन थे, द्रविड़ कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। तो सुमेरियन थे ना, ये वास्तव में मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी ईरान की उसका एक भाग था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या था, ये एक भाग था। अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है। तो आपको बताना चाहिए कि मेसो का अर्थ होता है नदी, और पोटामिया का अर्थ होता है के बीच में। अर्थात ऐसी सभ्यता जो नदी के बीच में हो, और नदी के बीच में होगी तो दो नदियां होंगी, तो ऐसी सभ्यता जिसका विकास दो नदियों के बीच में हुआ हो उस सभ्यता को हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो किन दो नदियों के बीच में फैलती बढ़ती थी,
या किन दो नदियों के बीच में इसका विकास हुआ था? तो एक नाम है दजला और एक नाम है फरात, दजला और फरात। तो इन दो नदियों के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ था। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये वास्तव में एक सभ्यता नहीं है, ये कई सारी सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई है। मुख्यतः 3 सभ्यताएं हैं। इस नदियों की जो दजला नदी के उत्तर में एक सभ्यता थी, उसे बोलते हैं अपन असीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। उसके बाद यहाँ पे वॉलीजिया की सभ्यता, और जो सबसे दक्षिण में थी उसे बोलते हैं अपन सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो वास्तव में कौन थे? सुमेरियन थे। अर्थात उन्होंने कहा था कि ये मेसोपोटामिया या ईरान से आए थे सुमेरियन लोग और जाकर के सिंधु नदी के किनारे पर बस गए और उन्होंने ही इस सभ्यता का विकास किया था। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सुमेरियन कौन थे? ये वास्तव में मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक भाग थे, सुमेरियन लोग। अब उन्होंने कहा था कि ये सुमेरियन लोग हैं, तो उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए होंगे, उन्होंने इनमें कुछ समानता भी बताई होंगी, तो उन समानता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने जो समानता बताई थी, एक साथ रखते हैं अपन सिंधु और एक साथ रखते हैं अपन कौन? सुमेरियन। इनमें उन्होंने क्या समानता बताई थी? तो उन्होंने सबसे पहले जो कहा था कि उन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता दोनों कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता, मतलब ये भी नगरीय है और ये भी नगरीय है। और उन्होंने एक बात और कही थी कि दोनों सभ्यताओं में ताम्र, पाषाण और कांस्य का उपयोग हुआ है। दोनों सभ्यताओं में ताम्र मतलब तांबे का, पाषाण मतलब पत्थर का और कांस्य मतलब कांसे का उपयोग हुआ है। और उन्होंने कहा था कि दोनों सभ्यताओं में मृद भांडों का उपयोग हुआ है। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांडों का उपयोग हुआ है। और उन्होंने कहा था कि दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था, अर्थात दोनों सभ्यताएं पढ़ना लिखना जानते थे। और उन्होंने कई प्रकार के साक्ष्य दिए थे। और उन्होंने कहा था कि दोनों सभ्यताओं को जो मकान है वो ईंटों से बने हैं। दोनों सभ्यताओं के जो मकान है वो ईंटों से बने हैं। अब इन साक्ष्यों को देखते हुए माना गया था वास्तव में सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो सुमेरियन ही होंगे, क्योंकि भाई साहब ये भी नगरीय सभ्यता है, ये भी नगरीय सभ्यता। यहाँ पर भी ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल का उपयोग किया गया था। यहाँ पर भी मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन थे, यहाँ पर भी मिट्टी के बर्तन थे। यहाँ पर भी इन लोगों को भी लिपि का ज्ञान था, तो इनको भी लिपि का ज्ञान था। और यहाँ पर जो मकान थे वो ईंटों के बने थे, तो सुमेरियन सभ्यता में भी ईंटों के मकान बने थे। लेकिन जब उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि वास्तव में जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो सुमेरियन हैं, तो कई इतिहासकारों ने इसके बारे में खोज करने का प्रयास किया गया था कि वास्तव में ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो सुमेरियन है या नहीं है। तो उसी के उपरांत में जब इसका सूक्ष्म अध्ययन किया गया था, तो इसके सामने कुछ असमानता निकल गई। जब इसका सूक्ष्म अध्ययन किया गया था तो वास्तव में इसके सामने कुछ असमानता भी निकल गई, बहुत सारी असमानता निकल गई। अब असमानताओं के बारे में बात करते हैं। तो एक साथ कहेंगे अपन सिंधु और दूसरी साथ कहेंगे अपन सुमेरियन, सिंधु और सुमेरियन। तो उन्होंने सबसे पहले कहा गया था कि दोनों सभ्यता नगरीय सभ्यता हैं, वास्तव में दोनों नगरीय सभ्यता हैं। लेकिन क्लियर क्या है कि यहाँ पर आप बात करते हैं तो जल निकास प्रणाली मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली थी, लेकिन यहाँ पर आपको जल निकास प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर ताम्र पाषाण काल वास्तव में से हुआ था। और यहाँ पर आपको सड़कें दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर आपको सड़कों का निर्माण दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो मृद भांड बने थे या जो मकान बने थे वो ईंटें कैसी थी? ईंटें थी वो पक्की थी। और यहाँ की जो ईंटें कैसी थी? कच्ची थी। यहाँ के जो मृद भांड थे वो कैसे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड थे वो पक्के होते थे, और यहाँ के जो मृद भांड थे वो कैसे थे? कच्चे थे। और सबसे जो बड़ा फैक्ट है या जो सबसे बड़ी असमानता थी कि यहाँ पर जो लिपि का ज्ञान था, इनको भी लिपि का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अक्षरात्मक थी। यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी।
यहाँ की जो लिपि थी मतलब जिनको जो लिखने का तरीका था वो चित्रों के माध्यम से लिखती थी और ये लिखते थे अक्षरों के माध्यम से, अक्षरात्मक। इसकी जो लिपि थी वो अक्षरात्मक थी और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक या जैसे बोलते हैं अज्ञात लिपि। क्यों बोलते हैं अज्ञात लिपि? क्योंकि इसे अपन पढ़ नहीं सकते हैं और इसे हम पढ़ सकते हैं। ये असमानता है। तो हमने देखा था कि ये समानता थी, लेकिन असमानता क्या थी कि यहाँ पर जल निकास प्रणाली थी लेकिन यहाँ पर जल निकास प्रणाली नहीं थी, यहाँ पर सड़क थी लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं थी, यहाँ पर ईंटें होती थी वो पक्की होती थी, यहाँ पर ईंटें कच्ची होती थी। यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, अर्थात ये लिखते थे वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे, लेकिन ये किसके माध्यम से लिखते थे? ये अक्षरों के माध्यम से, जैसे अपन लिखते हैं वैसे। और इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसी की लिपि को हम पढ़ सकते हैं। तो इस बात से यह क्लियर होता है कि वास्तव में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सुमेरियन नहीं थे। वास्तव में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सुमेरियन नहीं थे। अब आते हैं दूसरे पद पर। इसको जो मत दिया था वो कौन थे? मुख्यतः टी.एन. रामचंद्र एस.आर. राव। तो उन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या थे? आर्य थे। अब उन्होंने भी कुछ समानता दी होंगी, इन्होंने भी कुछ समानताएं दी होंगी, तो उन्होंने समानता की दी होंगी। किस प्रकार की समानता? तो एक साथ रखते हैं अपन सिंधु, तुलना करते हैं, और दूसरी साथ रखते हैं अपन आर्य। आर्य या वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता बात है। तो सिंधु और एक साथ रखते हैं आर्य। तो इन्होंने जो समानता का आधार बताया था वो बताया था धार्मिक। क्या बताया था? धार्मिक। तो उन्होंने बताया था कि भाई साहब यहाँ की जो सभ्यता थी तो यहाँ पर भी आपको अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, आग के कुंड, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ पर भी अग्नि कुंड के, यहाँ पर भी आपको जल कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर भी जल कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कुछ धार्मिक, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भी प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, और यहाँ पर भी प्रकृति की पूजा होती है। इन्होंने कुछ धार्मिक समानता बताई थी, लेकिन इसके बाद बात करते हैं जब उनका सूक्ष्म अध्ययन किया गया तो कुछ असमानताएं भी निकल के आती हैं, असमानता भी निकल के आती हैं। तो असमानता में एक साथ रखते हैं अपन आर्य और एक साथ रखते हैं सिंधु। असमानता क्या निकल के आती है? असमानता निकल के आती है कि भाई साहब इन्होंने वास्तव में प्रकृति की पूजा तो करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, बल्कि आर्य सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिंग पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और अपन बात करेंगे सबसे बड़ा अंतर था, तो ये अंतर था कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस बात से ये अंतर बताता है, देखो ये नगरी ये ग्रामीण तो कैसे एक जैसे हो सकते हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि वास्तव में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आर्य नहीं थे। तो कौन होंगे? द्रविड़ होंगे। कौन थे वो? द्रविड़। अब ये द्रविड़ कौन थे? तो ये यूनान वगैरह से आए थे ये द्रविड़। तो इसके बारे में भी कौन थे? राघवदास बनर्जी और एस कुमार चटर्जी थे, उन्होंने इनके बारे में कहा था। तो इनके बारे में भी अपन बात करते हैं, समानता क्या थी? समानता, तो उन्होंने समानता बताई थी, बहुत सारी समानता बताई थी। एक तो बताया था भाई साहब एक साथ रखते हैं अपन सिंधु और एक साथ रखते हैं अपन द्रविड़, सिंधु एवं द्रविड़। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने समानता क्या बताई थी? समानता उन्होंने ये बताई कि दोनों सभ्यताएं वो कैसी हैं? नगरीय सभ्यताएं। दोनों सभ्यताएं कैसी हैं? नगरीय सभ्यताएं। दोनों सभ्यताओं में अब बात करते हैं तो मृद भांडों का, पक्के मृद भांडों का उपयोग हुआ है भाई साहब, दोनों में पक्के मृद भांडों का उपयोग हुआ है। और उन्होंने कहा था कि दोनों सभ्यताओं को जो लिपि का ज्ञान था, लिपि थी ना, दोनों सभ्यताओं की लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्रात्मक थी। और यहाँ की लिपि भी कैसी थी? चित्रात्मक। इसकी लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसकी लिपि को भी क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ की लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकती है और यहाँ की लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने तमाम प्रकार की समानता बताई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना तो सुमेरियन थे ना आर्य थे, वो कौन थे? द्रविड़। और ये भी बात है तो सबसे सर्वमान्य मत है ना, सर्वमान्य मत है वो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। तो हमने आज क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की ऐतिहासिक जानकारी दी गई थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कांस्य का प्रयोग शुरू हो गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार इसकी खोज की गई थी और इसका जो निर्माण के प्रारंभिक साक्ष्य या प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये क्रमिक विकास को नहीं दर्शाती है। अर्थात तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो क्रमिक विकास को नहीं दर्शाते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित और नगरीय सभ्यता है। उसके बाद हमने फिर भी 3 मत देखे थे, तो सुमेरिय भी नहीं थे, ये हमने देखा था आर्य भी नहीं थे। ये कौन थे, इनकी जो समानता मिलती है वो कौन से मिलती है, द्रविड़ों से। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य मत है वो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, द्रविड़ थे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। क्या रखते हैं, नामकरण। इसका जो नाम था वो वास्तव में जो एक्चुअल नाम है वो क्या है और किस प्रकार से इसके नाम होते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रारंभिक साक्ष्य थे, जो पहले साक्ष्य मिले थे, जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे, सहायक नदियों के किनारे मिले थे, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी खोज का कार्य बढ़ता गया तो उसके बाद इसके जो साक्ष्य मिलने लगे थे वो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे पर मिलने लगे थे, इसलिए इसे सरस्वती नदी सभ्यता भी कहा गया। तो इसके बाद देखा जाए तो ये बहुत ही विशाल सभ्यता थी। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 20 लाख किलोमीटर में है और ये 3 राज्यों में, आपको पता होगा 3 देशों में, सॉरी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई है। ये पाकिस्तान के 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो सिंध, एक बात करते हैं अपन पंजाब और एक बात करते हैं अपन बलूचिस्तान। ये 3 राज्यों में फैली हुई है। और जो अफगानिस्तान के जो 2 राज्य हैं, एक तो है मुंडीगाक और एक प्रांत है शोरतुगुई, ये 2 राज्यों में। और भारत के क्रम से 7 राज्यों में ये फैली हुई है। भारत के 7 राज्य कौन कौन से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, उसके बाद बात करते हैं अपन पंजाब, उसके बाद बात करते हैं अपन राजस्थान, उसके बाद बात करते हैं अपन गुजरात, उसके बाद बात करते हैं अपन उसके बाद बात करते हैं अपन महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी और नेक्स्ट है अपना हरियाणा। तो ये भारत के 7 राज्यों में, पाकिस्तान के 3 राज्यों में और अफगानिस्तान के 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल था वास्तव में 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतनी बड़ी सभ्यता किसी नदी के किनारे पर या जो 2 नदियों के किनारे पर रखें तो इतिहासकार ने इसे उचित नहीं माना, इसलिए इसका जो सही नाम बताया गया था वो बताया गया था हड़प्पा सभ्यता। जो इसका खोजा गया प्रथम स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था, इसलिए इसे आज वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता ना कहते हुए हड़प्पा सभ्यता जो सबसे मान्य कहते, तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता ही है, लेकिन सर्वमान्य या जो सबसे मान्य मत है या सबसे मान्य नाम है वो क्या है, इसका हड़प्पा सभ्यता नाम है। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इतिहासकारों के मत के अनुसार जो सबसे मान्य मत है वो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हमने देखा था इसका भौगोलिक विस्तार कितने राज्यों में, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
जहाँ भारत के 7 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, इसकी जो स्थल हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, गुजरात की लोहतक, रोपड़, इस तरीके से ये बाद में बात करेंगे। और पाकिस्तान के 3 राज्य हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, और अफगानिस्तान के 2 राज्य लुम्बियाब और सोर्तगी। इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो इसका जो नामकरण है वो सही नाम वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की लिपि। क्या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करेंगे तो इससे पहले अपन जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो वास्तव में पढ़े लिखे थे। इसके जो साक्ष्य मिले हैं उसकी मोहरों या सिक्कों या मृत भांडों पर जो लिखावट मिली है उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास्तव में कैसे थे? पढ़े लिखे थे। और इनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, या इसे बोलते हैं चित्रात्मक भी कहा जाता है इसे, या इसे बोलते हैं अज्ञात लिपि। अज्ञात, तो इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक या अज्ञात लिपि भी कहते हैं। अर्थात भाव चित्रात्मक इसका नाम यह है क्योंकि ये लिखते थे वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे। अपन अक्षरों के माध्यम से लिखते हैं या वर्णों के माध्यम से लिखते हैं, लेकिन ये किसके माध्यम से लिखते थे? चित्रों के माध्यम से लिखते। इसलिए इनकी जो लिपि थी चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, अज्ञात। अज्ञात में बताऊंगा आपको क्यों कहते हैं ऐसे अज्ञात। तो ये इनके लिखने का जो तरीका था वो प्रारंभ कैसे लिखते थे जैसे बात करेंगे। ये दाएं से बाएं लिखते थे और बाएं से दाएं लिखते थे। जैसे अपन बात करेंगे, चलो देखो पहले अपन बात करेंगे जो अपनी हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि है तो वो हमेशा कैसे पढ़ी जाती है? देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं पढ़ी जाती है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे इसे? बाएं से। ये बायां है और ये कौन सा है? दायां। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसे हम उल्टा पढ़ें यहाँ से, हूँ, हार, क, क्या, या, के, मैं, तो इस तरीके से अपन पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को किसी उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा, उस भाषा की लिपि का ज्ञान नहीं होगा, वो उस भाषा को कभी नहीं पढ़ सकता था। तो इसी प्रकार से ये जो देवनागरी लिपि है वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर पढ़ी जाती है। वो हमेशा बाएं से दाएं पढ़ी जाती है। लेकिन जो इनकी लिपि थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक, तो पहले कैसे लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी ऐसे, दाएं से बाएं, एक लाइन ऐसे लिखी, फिर उसके बाद ऐसे पढ़ती थी, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, उसके बाद ऐसे पढ़ती थी, ऐसे, फिर ऐसे पढ़ती थी। इस तरीके से इनका पढ़ने का तरीका था। तो इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस तरीके से ये पढ़ते थे। पहले प्रारंभ ऐसे करते थे, ऐसे, फिर ऐसे जाते थे और ऐसे जाते थे, इस तरीके से ऐसे पढ़ते रहते थे। उसके बाद बात करेंगे कि इनकी जो लिपि थी चित्रात्मक, उनमें सबसे ज़्यादा जो चित्रों के रूप में जो अंकित किया है वो यू आकार, आपको यू आकार के जो चित्र हैं वो सबसे यहाँ दिखाई देंगे। सबसे अधिक जो चित्र हैं वो यू आकार के दिखाई देंगे। और जो सबसे प्रचलित जीव है वो आपको दिखाई देगा मछली। जो सबसे प्रचलित जीव है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये चित्रों के माध्यम से चित्र थे तो वो मछली था। और सबसे ज़्यादा जो चित्र का उपयोग किया है वो यू आकार के चित्रों का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं कि यू आकार के अलग और देखा जाए तो इसकी लिपि की अभी तक समथिंग 400 चित्रों को खोजा जा चुका है। 400 चित्रों को खोजा जा सका है। इसके बारे में बात करेंगे लिपि के बारे में, तो इनकी जो लिपि थी ना, इनकी जो लिपि भाव चित्रात्मक, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम इसे अज्ञात लिपि कहते हैं, इसलिए हम इसे अज्ञात लिपि कहते हैं। और इसे हम पढ़ा नहीं सकते हैं,
अर्थात ये लिखित रूप में है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं इसे। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित रूप में तो हों लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं। और प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? ऐसे साक्ष्य जो न तो लिखित रूप में हों तो उसे हम पढ़ भी कहाँ से सकते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, तो उसके अंदर क्या है? ऐसे साक्ष्य जहाँ पर लिखित रूप में साक्ष्य मिले हैं उसे हम पढ़ भी सकते हैं, तो वो होता है क्या? ऐतिहासिक काल। तो इसकी जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उसे हम जो चित्रात्मक है, चित्रों के रूप में उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो हमने आज देखा था इसकी ऐतिहासिक जानकारी देखी थी, इसका जो निर्माण था वो देखा था, और अब बात करते हैं इसकी लिपि देखी थी, और इसका भौगोलिक विस्तार देखा था। भौगोलिक विस्तार कितने राज्यों में, कितने देशों, कौन कौन से देशों में, इस तरीके से हमने इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रारंभिक जानकारी थी वो हमने पढ़ने का प्रयास किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं। एक तो धार्मिक विशेषताएं, एक सामाजिक विशेषताएं और आर्थिक विशेषताएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, नगर नियोजन व्यवस्थाएं। तो इसे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं।